गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे अध्याय 2 भूगोल खंड से। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग भूगोल खंड से हम लोग पढ़ रहे थे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे भूमि संसाधन का संरक्षण, और एक बार यहाँ से देख लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। भूमि संसाधन का संरक्षण क्या है? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या होते जा रहा है? विनाश होते जा रहा है, विनाश हुआ है। इससे यह प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर भी पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए हम लोग देख रहे थे कि प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर होने का पैदा संभव हो गया है, पैदा हो गया है। इसलिए विनाश के वर्तमान को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। यहाँ देखते हैं विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। मतलब वर्तमान में जो आ रहा है उसे हमें विनाश होने को, नष्ट होने को रोकना चाहिए। वन रोपण, पौधे लगाकर, भूमि उद्धार यानी भूमि में जैसे हम लोग कुछ दवाई डाल करके क्या कर देते, उसको प्रदूषित कर देते, वो सब नहीं करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों जैसे कीड़े को मारने वाली दवाई होती है, और उर्वरकों की विनियमित उपयोग, जैसे खाद को हम खेतों में लगा दें तो हमें नियमित अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा अतिचारण पर, जैसे वनों पर चराई करते हैं तो उस पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थिर रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यहाँ देखते हैं ये क्या है? मृदा परिच्छिदिका है। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में किसकी परत होती है? ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। उसके बाद बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा यानी थोड़ी सी दर्रे वाली मिट्टी होती है। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, यहाँ देखिए टूटने वाली जो चट्टानी पदार्थ होती है, जैसे कि आसानी से नहीं टूट पाता है ना, जनक चट्टानें। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अपक्षय का अर्थ दिया है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। शब्दावली में दिया है अपक्षय, है ना। तो हम लोग अपक्षय पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे हम लोग अपक्षय के बारे में। अपक्षय क्या है ना, पढ़े थे। यही है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाएगा?
अवक्षय है ना। तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया बोल रहा है यहाँ पर देखिए। पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों को टूटना, मतलब अनेक प्रकार के वहाँ शैल होते हैं जो टूटने और क्षय होना, क्या कहलाता है? अवक्षय। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अवक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या करती है? उपजाऊ बनाता है। यहाँ पर देखिए, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा, वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करती है? प्रभावित करते हैं। उसके बाद यहाँ देखते जलवायु, तापमान, वर्षा, अवक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। समय दर परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यहाँ पर देखते हैं खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। जैसे जो उनकी गुणधर्म रहती है, यहाँ बोल रहा देखिए रासायनिक गुणधर्म जो हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, है ना, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। यहाँ देखते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। अब मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन से लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अब मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव, क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यहाँ मिट्टी के कटाव और मिट्टी की बहना है ना, जो मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, मतलब यहाँ देखिए मृदा का निम्नीकरण बोल रहा है तो मिट्टी को किस प्रकार बचा करके रखना चाहिए, है ना, तो उसी को दिया गया है यहाँ पर। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, मृदा के निम्नीकरण में कौन कौन से सहायक कारक है देखिए मिट्टी बनाने में। वनोन्मूलन है, वन के क्षेत्रों में पेड़ों को काटना या जलाना, है ना। अतिचारण, अत्यधिक चराई, रासायनिक उर्वरकों, मतलब यहाँ जो रासायनिक हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है, ये सब क्या करता है?
वृद्धि का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये सब क्या करते हैं, जैसे पेड़ों को काट देते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है, क्योंकि वहाँ की पेड़ क्या हो जाता है, मर जाता है। तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे जब पेड़ गिर जाते हैं वहाँ की मिट्टी को देखिए आप लोग। और यहाँ है अतिचारण। यदि हम लोग बैलों को या फिर अत्यधिक हम लोग मैदानों पर भी चराते हैं तो देखने को मिलता है कि वहाँ की धूल क्या हो जाती है, उड़ने बिखर जाती है ना। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक अधिक उपयोग, वर्षा दोहन, अधिक बाढ़ होने से, अत्यधिक वर्षा होने से, मिट्टी के गिरने से भी क्या होती है, मृदा बहने लगती है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों को मिट्टी, यहाँ देखते हैं मल्च बनाना है, मिट्टी की बचाव किस तरह करना है हम लोग को। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल की से ढक दी जाती है। जैसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ पत्तों से, पौधों के बीच अनावरित भूमि यानी अनावश्यक भूमि बोलना चाहिए, जैसे खाली जगह जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यहाँ देखिए ये क्या है, वेदिका फार्म है रहने के लिए। इसी प्रकार क्या कर दिया जाता है, प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, उसमें की जो नमी रहती है वह उड़ नहीं पाती है। अब देखेंगे वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढाल वालों पर बनाए जाते हैं। चौड़े समतल सोपान मतलब जिसका एरिया समतल हो, बराबर हो, अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समुच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं में के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। समुच्च रेखीय जुताई, देखिए यहाँ पर एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते, जो समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक जो है उस अवरोध का निर्माण करती है। चित्र 2.6। अब देखो रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। मतलब अधिक हवा चलने की वजह से है। यहाँ देखिए तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। चित्र 2.7 रक्षक मेखला यहाँ दिया है, देखिए। अब पढ़ेंगे हम लोग समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए मतलब जैसे लाइन बाय लाइन है ना, इसमें तो समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग, जैसे हम लोग मेड़ बनाते हैं उस टाइप से है ना। तो रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है, गड्ढा खोदी जाती है ना, उसके सामने, रोधिकाओं के सामने। अब क्रियाकलाप देखेंगे हम लोग। एक ही आकार की अ और ब 2 ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। हर ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं तथा चावल के दाने लगाइए।
वह ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचे से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। यहाँ दिखाया गया है, देखिए इस कोने में पानी डालते थे, इधर की मिट्टी हमें कितनी बहती हुई दिखाई दे रही है ना। अब देखेंगे हम लोग चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए, जो जल अत्यधिक बढ़ती है उनको कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यहाँ देखते हैं हम लोग, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में, मतलब एक के बाद एक कतारों में लाइनवार से उगाई जाती है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आप लोगों को बताई थी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, आप लोग बता सकते हैं। हम लोग देखेंगे नवीकरणीय संसाधन है ना, वे संसाधन है जो शीघ्रता से क्या करते हैं, पूरा हो जाते हैं, मतलब जल्दी से, है ना, शीघ्रता से वे पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा हो जाते हैं। वह क्या है, नवीकरणीय संसाधन। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज की महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकारों के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय भोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से, मतलब महासागर कितने भाग है, 2/3, और हमारी पृथ्वी कितनी है, पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से रखे हैं। तो हमारे यहाँ देखते हैं कि पानी कितनी है, भूमि 29% और जल की मात्रा कितनी है, 71% है ना। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। तो हम लोग देखेंगे अलवण जल केवल 2.7, यानी अलवण जल किसको बोलेंगे,
सादा पानी बोलना चाहिए फ्रिज, है ना। और यहाँ लवण यानी नमक युक्त जल को क्या कहेंगे, लवण, है ना। तो महासागर में कैसे पानी पाया जाती है, सागरों में खारे पानी पाई जाती है ना। तो यहाँ बोल रहा है देखिए, अलवण जल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है, बर्फ से ही। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष भी अधिक हो गई है। यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में कितना लीटर जल व्यर्थ करता है? 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, बस टपकता हुआ नल। देखिए इतने पानी क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। क्रियाकलाप पहले देखते हैं। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। उपयोग पीना, खाना बनाना, नहाना, शौचालय, वस्त्र धोना, बर्तन धोना, बागवानी, कुल कितना होता है 150 लीटर प्रतिदिन। देखिए पीने का पानी 3 और खाना बनाने के लिए 4, नहाना 20, शौचालय 40 फ्लशिंग दिया गया है, और वस्त्र धोना 40, बर्तन धोना 20, बागवानी 23। तो टोटल कितना होता है 150 लीटर जल का उपयोग करता है प्रति व्यक्ति। इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। हमारे पृथ्वी में कितनी अलवणीय जल होता है? 2.7% ही है। हम लोग खारे पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए हमारी पृथ्वी को क्या, पृथ्वी में सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ किसको बोला है? अलवणीय जल को। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। पृथ्वी पर जो पानी हमें प्राप्त होती है वह क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है। इसलिए क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता। यह एक प्राकृतिक देन है ना। इसकी कुल मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। यहाँ देखते हैं वाष्पीकरण, जो भाप बनकर ऊपर उठते हैं, वर्षण नीचे गिरते हैं, और वाह की बहने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा, मतलब यह चक्र हमेशा चलते रहता है, निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। यह हमेशा क्या होते रहता है? वर्षा होता है और महासागरों में इकट्ठा होता है ना, भारी मात्रा में, और वहाँ से क्या होते हैं? भाप बनकर उड़ने लगते हैं, और जब घने बादल छा जाते हैं तो वह किसके रूप में नीचे आते हैं? वर्षा के रूप में, है ना। तो ये चक्र हमेशा चलते रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है,
वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जैसे हम लोग कुछ फसल लगाते हैं, है ना, उसमें भी सिंचाई करते हैं। तो उसी को बोल रहा है यहाँ पर, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी में के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। यहाँ देखिए, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या क्या है। देखिए, पूरा नहीं कर पाने के कौन कौन से कारक हैं। बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण। आजकल लोग क्या करते हैं, गांव से जाकर कहाँ बस रहे हैं, शहरों में। तो शहरों की स्थिति क्या होगी, बढ़ती जा रही है। तो बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है और अच्छा होता, तो जीवन स्तर यह है, ऐसे बोल रहा है। यहाँ देखते हैं और आगे, जल उपलब्धता की समस्याएं। जल उपलब्धता की समस्याएं किस प्रकार हो रही है, देखते हैं हम लोग। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, विश्व में कई प्रदेशों में क्या होती है, जल की कमी होती है। अधिकांश कहाँ देखते हैं, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं। इन देशों में पानी की कमी होती है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर क्या होता है, सूखा पड़ता है। उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इन देशों में जल की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है, जिससे पानी के अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण ही जल का अभाव हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं, जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। साल भर में कितने पानी गिरते हैं और मौसम के आधार पर वहाँ पर बने रहता है पानी की सुविधा। अतः अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण, जल स्रोतों की अधिक वहाँ जो संदूषण है के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अथवा अति उपयोग, वहाँ का पानी भी, वहाँ के लोग क्या करते हैं, पानी की अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, है ना। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पानी की अभाव हो सकता है। यहाँ देखेंगे हम लोग जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। अध्याय 1 नागरिक शास्त्र खंड से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चाइल्ड हेल्पलाइन का उपयोग हम किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, ये दो आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया जा रहा है।
होमवर्क करके समय से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए आप।